नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि मानव बुद्धि का प्रयोग करके उसके समान बनाई गई टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो बुरे व्यक्ति हैं इसका इस्तेमाल बुरे संदर्भों में करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं इसका उपयोग अच्छे संदर्भों में करते हैं। उसी तरह आप समझ सकते हैं, जिस तरह से परमाणु बम बनाने वाले व्यक्ति ने जब उसके परिणाम को देखा, अर्थात उसके उपयोग और उसके परिणाम को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये क्या बना दिया। तो इसी से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन को संबोधित किया, जिसे B20 कहते हैं। ये B20 बिजनेस 20 की बात की जा रही है। G20 सम्मेलन से पहले ही ये सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम जो नैतिक एआई है उसके प्रयोग को बढ़ावा दें, इसके प्रयोग को विस्तारित करें, ताकि एआई का प्रयोग हो लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में, और जो उपयोगी अर्थात मानव कल्याण के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दरअसल बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन ये जो हुआ था, ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, और इसी में प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी, और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इसके नैतिक विस्तार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन बातों को हम समझेंगे उससे पहले यहाँ पर एक ख़ास सूचना आप लोगों के लिए है। रक्षाबंधन पर संस्कृति आईएएस की तरफ से कुछ कोर्सेज पर छूट दी जा रही है, 50% की छूट दी जा रही है। लाइव कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, पेन ड्राइव और डीएलपी प्रोग्राम, इन सब पर छूट दिया जा रहा है। इसके तहत आप कौन कौन से कोर्सेज ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हैं। यूपी पीसीएस के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स का मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को शामिल किया गया है। बीपीएससी जो 4 सितंबर से शुरू होने वाला है उसको भी आप ले सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, आप उसे भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी कोर्स ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय में यहाँ आप इतिहास और भूगोल ये दोनों ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ईएमआई की सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। ये जो कोर्स आप लोगों को छूट पर दिया जा रहा है ये 1 सितंबर तक वैलिड है। आप 1 सितंबर तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो 9455124124 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 7428085757 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम आप लोगों की हर संभव मदद करेगी। तो इन बातों को समझने के साथ यहाँ पर देखिए, ये जो द हिंदू में प्रकाशित हुआ है और ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि प्रधानमंत्री ने दरअसल क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम एथिकल एआई के विस्तार को बढ़ावा देना चाहते हैं और बढ़ावा देना चाहिए, पूरे विश्व का उन्होंने आह्वान किया है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यहाँ पर लिखा भी हुआ है B20 समिट इंडिया 2023। प्रधानमंत्री ने संबोधन में ये कहा कि एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया उन्होंने, और ये कहा कि हम नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का विस्तार करें, और विस्तार करने के साथ साथ इसका उद्देश्य भी उन्होंने बताया कि एआई और जो क्रिप्टो करेंसी जैसे क्षेत्र में हैं उनमें इसकी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एआई का प्रयोग दोनों ही संदर्भों में किया जा सकता है, और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लगातार बातें नकारात्मक अर्थों में प्रकाशित होती रहती हैं कि इसका विस्तार हो रहा है और इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। रुझान बढ़ने की वजह से इसमें कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं और कुछ लोग कंगाल हो रहे हैं। तो इसका प्रयोग, चूंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी, आप ऐसे आभासी मुद्रा इसे कहेंगे, आभासी मुद्रा है, और इस आभासी मुद्रा का निर्माण एल्गोरिद्म, जटिल एल्गोरिद्म का प्रयोग करके किया गया है। तो यहीं पर बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं वो मुख्य बातें क्या क्या हैं और हमारे लिए क्यों वो महत्वपूर्ण है, इनको समझ लेते हैं। उन्होंने ये कहा, कौशल और पुनः कौशल की चुनौतियों का जिक्र किया, और ये कहते हुए उन्होंने ये कहा कि एल्गोरिद्म, पूर्वाग्रह और समाज पर इसके जो नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उन नकारात्मक प्रभावों को हमें रोकना है। ये तभी रोका जा सकता है जब हम नैतिक एआई का विस्तार सुनिश्चित करेंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय को इसके विस्तार पर विचार करना चाहिए और सुनिश्चित भी करना चाहिए।
वैश्विक व्यापार जो समुदाय हैं और सरकार, इन सभी को कहा गया कि इसके विस्तार पर जोर देना चाहिए, लेकिन एआई के केवल विस्तार पर नहीं बल्कि उसके नैतिक विस्तार पर। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि देशों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग इस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों और मुद्दों से हमें निपटने की आवश्यकता है, और इसी बात को लेकर के उन्होंने आगाह किया कि यदि इस क्षेत्र में हम आत्म केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो इससे पूरे विश्व को समस्या हो सकती है। और विश्व के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि समस्याएं क्या हो सकती हैं और जिम्मेदारी किसको निभाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि न केवल सरकारों को बल्कि व्यवसायों को भी इस क्षेत्र में अपने नैतिक दृष्टिकोण को, अपने नैतिक दायित्वों को निभाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में हमें ये देखने को मिलेगा कि एक नए किस्म का औपनिवेशिक शासन स्थापित हो जाएगा, या औपनिवेशिक मॉडल हमें देखने को मिलेगा। और औपनिवेशिक मॉडल जो हम लोगों ने अंग्रेजों के संदर्भ में पढ़ा है, वही संकल्पना यहाँ पर प्रयोग की जा रही है। तो इसको अगर रोकना है और इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है तो इसे करना ही पड़ेगा। एआई को विनियमित करने के फायदे क्या हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एआई को विनियमित करना आवश्यक समझा गया है और इसीलिए बातें कही गई हैं। तो नैतिक उपयोग और जवाबदेहिता, हम इसका नैतिकता के क्षेत्र में उपयोग करें, और नैतिक कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके क्षेत्र में हम उपयोग कर सकते हैं और उसका मानव जीवन के सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एआई सिस्टम जैसे नैतिक तरीके से विकसित किया जाए और इसे तैनात किया जाए, और संगठनों को उनके कार्यों हेतु जवाबदेह बनाना चाहिए। अगर इसका विकास किया जा रहा है, एआई का विकास किया जा रहा है, कोई संगठन या कोई बिजनेस घराना या कोई व्यक्ति इसका विकास कर रहा है और इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा है, अर्थात इसका नकारात्मक अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, तो उस संगठन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही जिम्मेदार एआई प्रथाओं को भी हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। प्रौद्योगिकियों के जो दुरुपयोग हैं, उन दुरुपयोग को रोकना पड़ेगा, नहीं तो मानव जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव व्यापक होगा और वो देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि निष्पक्षता और गैर भेदभाव को अपनाने की ज़रूरत है। एआई को विनियमित किया जा सकता है और उसको करने की आवश्यकता है। निष्पक्षता के सिद्धांतों को हमें लागू करना चाहिए। साथ ही साथ यह पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर करने में सहायक है, इसलिए इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ समूहों पर असमान प्रभाव को रोकने की आवश्यकता है, जैसे गरीब वर्ग या एक वर्ग ऐसा है जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं है। एआई का प्रयोग करके कुछ वर्गों को, कुछ समूहों को, कुछ देश को और कुछ विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो हमें इसको रोकने की आवश्यकता है और समान अवसरों को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पर अर्थशास्त्र की मूल समस्याओं के बारे में जिक्र किया जाता है कि अर्थशास्त्र की 3 मूल समस्याएं हैं। तो उसमें से एक समस्या ये है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन कैसे किया जाए का मतलब ये है, अगर हम एआई का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं, ठीक बात है। हम मशीन लर्निंग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक बात है। ऑटोमेशन का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी ठीक बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि श्रम बल का भी उचित तरीके से नियोजन होना चाहिए। दोनों का सामंजस्य, अर्थात अब तकनीकी और श्रम बल दोनों का सामंजस्य बिठा करके चलेंगे तभी मानव कल्याण हो सकता है। अन्यथा केवल आप ग्रोथ करेंगे, यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ की संकल्पना आ जाती है। जॉबलेस ग्रोथ होगा और मानव कल्याण सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन बातों को समझने के साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही है कि उपभोक्ता संरक्षण, क्योंकि कई बार एआई का प्रयोग करके उपभोक्ताओं को ठगा जाता है। तो धोखाधड़ी और जो भ्रामक प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं से बचाने की आवश्यकता है। जो उत्पाद हैं और सेवाएं हैं, उन सभी उत्पादों और सेवाओं में पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता लाने की ज़रूरत है। हमें सक्षम बनाने की आवश्यकता है। तो किसको हमें सक्षम बनाने की बात कर रहे हैं? तो जो उपभोक्ता हैं उनको सूचित करने और निर्णय लेने के संदर्भ
में हमें सक्षम बनाने की ज़रूरत है। नुकसान का निवारण प्राप्त करना, अर्थात अगर उपभोक्ताओं का कुछ नुकसान हुआ है तो उसका निवारण करने की भी आवश्यकता है और इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एआई मानकों में सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल एक देश के बस की बात नहीं है, सभी देशों को इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि जो नैतिक प्रथाएं हैं उनको बढ़ाना हमारी आवश्यकता है आज के संदर्भ में। साथ ही वैश्विक सहयोग को भी हम इस दिशा में बढ़ावा देना चाहिए, हम बढ़ा सकते हैं। सीमा पार एआई की बात करें, जैसे सीमा पार एआई का प्रयोग करके कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो सीमा है वहाँ पर तस्करी की जाती है, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, तो इसका भी अनुप्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है सीमा पार एआई जैसे अनुप्रयोगों से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का हम समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए देशों को एक साथ आना पड़ेगा। विश्वास और जनता का विश्वास, विश्वास में देशों के मध्य विश्वास और जनता के मध्य विश्वास की बात की जा रही है कि एआई जो प्रौद्योगिकी हैं उन प्रौद्योगिकियों में जन विश्वास को बढ़ाना हमारी आवश्यकता है, तभी हम इसके उपयोग को और ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। अगर इसको लेकर के अविश्वास जनता में होगा तो फिर इसका विस्तार नहीं होगा। तो इसलिए जन विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है और एआई समाधानों की सामाजिक स्वीकृति को भी बढ़ाना है कि यह न केवल तकनीकी क्षेत्र में केवल सीमित क्षेत्रों में काम कर सकता है, केवल उत्पादन के क्षेत्र में काम कर सकता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसलिए हमें इसकी सामाजिक स्वीकृति को भी बढ़ाना है। अभी क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के विश्व के अधिकांश देशों में ये देखने को मिल रहा है कि उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है और इसीलिए उसकी स्वीकृति नहीं बढ़ रही है। और स्वीकृति नहीं बढ़ रही है तो इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसके समाधानों को, सामाजिक स्वीकृति को भी बढ़ावा देना। गवर्निंग एआई की बात करें तो भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट की बात किया जाए तो भारत तकनीकी परिवर्तन का अनुभव कर रहा है और लगातार ये समझा जा रहा है कि तकनीकी बदल रही है और बदलती हुई तकनीकी को ध्यान में रखते हुए हमें भी इस क्षेत्र में पहल करना होगा। और जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, अगर आप लोगों को याद हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 भारत में शुरू हो चुका है और इसका केंद्र मुंबई में बनाया गया है। ये किस पर आधारित है? तो ये एआई पर आधारित है, ऑटोमेशन पर आधारित है, 3D प्रिंटिंग पर आधारित है। कंप्यूटर, आप ऑटोमेशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, रोबोटिक्स पर आधारित है। इसके द्वारा उत्पादन करने की बात की जा रही है और उत्पादन हो भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को अडॉप्ट कर चुके हैं और भारत पहली ऐसी क्रांति है जिसका प्रयोग करने के लिए, जिसका लाभ लेने के लिए तैयार है, स्वाभाविक सी बात है कि इसका दायरा बढ़ेगा। इसके साथ साथ चैट जीपीटी की आप बात कर सकते हैं। तो ये सभी जो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम ये महसूस कर रहे हैं कि भारत में ये लगातार बदल रहा है। बदलने के साथ अवसरों की बात की जाए तो विकास के लिए हमें नवाचार, जो विकास हो रहा है और जो इस क्षेत्र में नवाचार हो रहा है उसका हम लाभ उठा सकते हैं। लाभ कैसे उठा सकते हैं? आप ऐसे कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में अगर अकुशल रोजगार की बात की जाए तो उसमें कमी आ रही है, ठीक बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने का मतलब ये है कि एक नए क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी हो रहा है, नवाचार हो रहा है, तो यहाँ पर रोजगार का भी सृजन हो रहा है। उसका लाभ लेने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैसे इस समय चैट जीपीटी की बात की जा रही है, ये एक विस्फोटक तरीके से लॉन्च हुआ है। विस्फोटक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसका एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका प्रयोग करके लगातार, चाहे आप कंटेंट के क्षेत्र में, कई अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यह हमारे सामने एक चुनौती है और एक अवसर भी है। इन्हीं बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि नीति निर्माता इस बात को लेकर के सहमत हैं और ये कह रहे हैं जनरेटिव एआई जो है टूल की नियामक जांच में तेजी होना चाहिए। जो जनरेट किया जा रहा है उसका नकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है, उस क्षेत्र में हमें पहल करने की ज़रूरत है और उस दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एआई के विनियमन की बात करें तो भारत की स्थिति में लगातार बदलाव आ रहा है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह कहा कि अभी तक इस पर कानूनी तरीके से या कानून के विषय पर हम विचार नहीं किए थे, लेकिन अब
चूंकि इसकी उपयोगिता डिजिटल और नवाचार क्षेत्र में ये उपयोगी है, इसलिए हमें जो नैतिक चिंताएं इससे संबंधित हैं उन चिंताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया, उस संबोधन से ये पता चलता है कि भारत का इस क्षेत्र में अब दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है और इसलिए अब भारत चाहता है कि इसमें कानूनी हस्तक्षेप किया जाए और कानूनी हस्तक्षेप के साथ इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए एक जोखिम आधारित उपयोगकर्ता नुकसान दृष्टिकोण को अपनाया गया। और जो परामर्श की बात करें तो ट्राई ने एक परामर्श किया। परामर्श में ये कहा गया कि घरेलू वैधानिक प्राधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए और इसके स्थापना के माध्यम से इस क्षेत्र में हम और मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं, इसका रेगुलेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग की बात की जाए तो सबसे पहले पुलिसिंग के क्षेत्र में इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो केंद्रीय एक डेटाबेस बनाया जा सकता है और उस डेटाबेस के माध्यम से जो अपराधी है उसके चेहरे की पहचान की जा सकती है। साथ ही साथ अपराधी किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो अपराध के पैटर्न की भविष्यवाणी की जा सकती है कि ये अपराध इसी पैटर्न पर हुआ है, तो भविष्य में इसी पैटर्न पर अपराध और हो सकता है। साथ ही संदिग्धों की पहचान की जा सकती है, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। जो संदिग्ध व्यक्ति है या दोषी है उसकी छवि बनाई जा सकती है। बायोमेट्रिक्स जो है आपराधिक इतिहास सहित उसके डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि जो एआई है वो सूक्ष्मतम बिंदुओं को या सूक्ष्मतम पहलुओं का भी अध्ययन करता है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में जो व्यक्तिगत उपचार है इसका प्रयोग किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इमेजिन के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर शरीर के अंदर किसी हिस्से में प्रवेश करके और उस हिस्से की इमेजिंग करनी है तो यहाँ पर इमेजिंग डायग्नोस्टिक किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग करके अलग अलग जो छोटे छोटे डेटा हैं उन सभी जो डेटा का प्रयोग करके जो संभावित महामारी है भविष्य में फैल सकती हैं उसका भी हम पहचान कर सकते हैं। और अगर हमें समय पर पहचान करने में सफलता मिल जाती है तो हम उसका इलाज भी कर सकते हैं, सही समय पर इलाज कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में खाद्य क्रांति को आगे बढ़ाया जा सकता है। कीटनाशकों का कितना हमें उपयोग करना चाहिए, अपर्याप्त मांग की हमें जानकारी मिल सकती है कि किस क्षेत्र में किस फसल में कितनी हमें आवश्यकता है और उसके आधार पर हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ जो प्रदूषण की समस्या होती है कीटनाशकों के प्रयोग से या फिर जो उर्वरकों का प्रयोग है उसके प्रयोग से बचा जा सकता है और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई हमें नहीं पता होती है कि किस फसल में कितनी मात्रा में पानी चाहिए, तो एआई का प्रयोग करके हम ये भी कर सकते हैं, इससे उत्पादन बढ़ेगा। कीटों के हमले का भी पता लगा सकते हैं और इससे फसलों की जो कीमतें हैं उसका भी पूर्वानुमान और जो बर्बादी है उसको कम कर सकते हैं। वास्तविक समय पर हम सलाह ले सकते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। स्मार्ट शहरों में जो लगातार ट्रैफिक, बिजली की आपूर्ति, पानी की सप्लाई, आप उससे संबंधित जितने भी पहलू आप समझ सकते हैं, जो ब्लैक स्पॉट है उन सभी स्पॉट की निगरानी बढ़ती आबादी की मांगों के आधार पर हम पूरा कर सकते हैं। और अगर इस क्षेत्र में हम बेहतर कदम बढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन में गुणात्मक सुधार होगा, जो भीड़ भाड़ है उसका प्रबंधन हो सकता है, साथ ही यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है और इससे भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा क्षय जो है उसको रोका जा सकता है, कितनी आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति के साथ साथ अगर आपने बिना वजह के अपने ट्यूबलाइट को या फिर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उस क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ऊर्जा प्रणाली का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अब इस समय इस क्षेत्र विशेष में इतनी मांग हो सकती है। मॉडलिंग में एआई का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मॉडल बनाने की बात की जाए किसी भी मॉडल के संदर्भ में, बिजली की दक्षता हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को भी हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा और कौशल की बात की जाए तो स्वचालित वैयक्तिक शिक्षण प्रशासनिक कार्य को भी हम और बेहतर ढंग से दुरुस्त करके चला सकते हैं। बेहतर शिक्षण अनुभवों का समाधान हो सकता है कि इस तरीके से बेहतर तरीके से इस माध्यम से हम बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। सुरक्षा की बात करें तो साइबर सुरक्षा को और इससे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है और अपनी स्थिति को और इस क्षेत्र में मजबूत किया जा सकता है। वाक पहचान की बात करें
करें तो जो मैं बोल रहा हूँ किसी व्यक्ति की भाषा या केवल वॉइस के आधार पर अपराधी की पहचान की जा सकती है। शब्दों और अर्थों को समझने में सहायता हो सकती है। उच्चारणों या बोली शब्दों, पृष्ठभूमि जो ध्वनि है, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जा रही है, उसको समझने में सहायता मिल सकती है। साथ ही साथ भारत में एआई से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। कम अपनाने और उच्च संसाधन लागत की बात है, अर्थात इसका एडॉप्टेशन कम है और इसका जो संसाधन लागत है वो ज़्यादा है, अर्थात जब हम इसको एडॉप्ट कर भी रहे हैं तो इसमें लागत हमारी ज़्यादा आती है। व्यवसाय की बात करें, उच्च संसाधन लागत आती है, इस वजह से इसका एडॉप्टेशन नहीं हो पा रहा है। संभावित लाभ की बात करें तो जागरूकता की कमी है इसको लेकर के, अपनाने में अभी धीमी प्रगति है। जब जागरूकता नहीं होगी तो इसके लाभ के बारे में हमें नहीं पता होगा और फिर हम इसे अपनाएंगे नहीं। डेटा इकोसिस्टम को सक्षम करने की अनुपस्थिति है। अनुपस्थिति का मतलब यह है कि हमारे पास सही डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो एआई किस बेस पर काम करेगा। इसकी गुणवत्ता में भी कमी है, जो डेटा हमारे पास है वो सही डेटा नहीं है, तो इसलिए हमारा जो इकोसिस्टम है वो कमज़ोर होता है। कमज़ोर डेटा इकोसिस्टम की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं और उसकी अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। कम अनुसंधान की बात कर लें, अनुसंधान इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, अर्थात उसकी तीव्रता नहीं है। अनुसंधान की कमी के साथ साथ क्षेत्रों में नवाचार नहीं हो रहा है, इस वजह से ज्ञान का सृजन नहीं हो रहा है और तकनीकी प्रगति को हम बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत है। प्रतिकूल बौद्धिक संपदा यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो कमजोर बौद्धिक संपदा व्यवस्था प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान में एक बाधा के रूप में देखा जा रहा है। पर्याप्त हमारे पास प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि इसमें नवाचार और निवेश दोनों को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल अभियान चलाया और इस अभियान में 2018 में नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति पर चर्चा किया। इसमें एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया गया था जिसे एआई फॉर ऑल कहा गया था और इसमें कुल 5 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा किया गया था और ये कहा गया था एआई सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जा सकता है। किन क्षेत्रों में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्मार्ट शहर और बुनियादी ढांचा विकसित करने के क्षेत्र में, स्मार्ट गतिशीलता और परिवहन के क्षेत्र में। तो इससे संबंधित जो बातें थी, प्रमुख बातें, उनको हमने समझा और प्रधानमंत्री के संबोधन में ये सारी बातें शामिल थी कि इसके प्रयोग को हम बढ़ावा दें लेकिन उसके नैतिक पहलुओं को भी ध्यान दें। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।